चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला लेसन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आपको मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो एल्कली मेटल जैसा कि हमने बात करी, तो फर्स्ट लाइन जो है ये एल्कली मेटल्स की है, हाइड्रोजन को छोड़कर, वाई हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। अब ये चीज जरूर याद रखना कि हाइड्रोजन को क्यों छोड़ रहे हैं भाई हम। हाइड्रोजन को छोड़ने का असली रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो है वो किसी भी तरह से, इस पर लिखा नहीं जा रहा, वाई कुछ गड़बड़ है क्या? सर लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, आपने फिर से कॉपी पेस्ट किया था तो लिख रहे थे। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा ठीक, ठीक है। पीछे लिखा जा रहा है क्या? पीछे तो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे पीछे तो ठीक हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो लिखा भी जाएगा, शायद ये ओपन बोर्ड कई बार हैंग वैंग हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसी के अंदर पहली लाइन जो है हाइड्रोजन वाली लाइन है, ये होती है एल्कली मेटल, दूसरी एल्केलाइन अर्थ मेटल। दोनों का मतलब बेस है, दोनों बेस बनाती हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा आपने, MgOH ट्वाइस, सुना है सभी ने ना? यस सर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। पहले जब एसिडिटी होती थी लोगों को, तो एसिडिटी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब पानी में मिला के वो पीते थे। ये बेस होता है, पेट में एसिड होता है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते थे। लेकिन वो इलाज अच्छा नहीं था, वो मतलब बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं थी, वो घटिया लेवल की मेडिसिन थी। बाद में इसकी वजह से एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती थी। बट एटलीस्ट इसके टैबलेट भी आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, और वो भी लिए जाते हैं, आज भी चलते हैं हल्की फुल्की एसिडिटी के लिए, ठीक है। बट इसकी जगह तो ये इनो विनो आ गए, ये ज्यादा बेटर हो गए आजकल। तो पहले वो चलता था, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी बेस बनाते हैं, वो भी बेस बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ना? कहाँ बेटा? इनो के अंदर भी तो यही यूज होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, और आजकल एसिडिटी को परमानेंट के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, ठीक है। मतलब ये भी चलती है, लेकिन ये कोई अच्छा इलाज नहीं है। दिस इज नॉट द गुड थिंग, मैं सीधा बोलूं, ये कोई अच्छा इलाज नहीं है, दैट इज इट। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों एल्कली का मतलब या एल्केलाइन का मतलब, दोनों का मतलब बेस है। अर्थ मेटल मतलब जो अर्थ में पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, जितने भी हैं ये, बैरियम, रेडियम, ये सब के सब जो अर्थ मेटल्स में, यानी कि अर्थ क्रस्ट में, जो धरती हमारी उसकी पहली लेयर के अंदर मिलती है, इसलिए इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर देखो सबसे लास्ट वाली लाइन, ग्रुप नंबर 18 जिसको बोलते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन, दिख रही है सबको? यस सर दिख रही है। इस लाइन के अंदर, इस लाइन को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, क्यों? क्योंकि इनकी लास्ट वाली शेल कंप्लीट फिल्ड होती है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, उनकी लास्ट शेल में पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इसलिए वो रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये जो है, ये इनर्ट गैसेस जो हैं, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, 18 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस भी बोलते हैं। नोबल क्यों? क्योंकि ये किसी से लेना देना नहीं है इनका, इसलिए नोबल है, ठीक है। तो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, 18th ग्रुप, तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। और इसके अंदर ये रिएक्शंस नहीं करती हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनका लास्ट शेल कंप्लीट फिल्ड होता है, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल को जब डिवाइन करते हैं, तो मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल क्या होती है? डेफिनेशन बताएगा कोई मेटल की? डेफिनेशन, नोट द प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना। सर मेटल्स आर दो सब्सटेंस दैट आर इलेक्ट्रॉन लूजर। सर जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, यस यस यस, दैट इज द थिंग आई वांट टू हियर, ठीक है। तो मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। क्लियर है? अब मेटलॉइड क्या होंगे ये बताइए। सर जो दोनों की दोनों काम करते हैं, जो दोनों काम करते हैं, मतलब अब हम कहें कि वो मेटल की तरह भी, नॉन मेटल की नहीं। जब जो इंसान दोनों काम करता है ना, उसकी शक्ल ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है, ठीक है। वो कुछ अलग ही हो जाता है। तो मेटलॉइड्स जो हैं वो ना अच्छे से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा पाते हैं, ना अच्छे से मेटल की प्रॉपर्टी दिखा पाते हैं। वो इंटरमीडिएट ऑफ द बोथ हैं, दैट इज व्हाई उनको बोलते हैं मेटलॉइड। यस, क्लियर है सबको? यस सर। देखो, डोनेट करना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है वो कौन करेगा डोनेट? जिसके, मैंने बोला सभी मेटल्स में, सभी एलिमेंट्स जो क्या
ट्राई करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस बनना चाहते हैं, सभी इनर्ट बनना चाहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन, ऑर्गेनाइजम, सबके सब ये बनना चाहते हैं, सभी के सभी। तो कैसे बनेंगे? या तो वो उनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है सारे छोड़ दें, या फिर अगर एक दो इलेक्ट्रॉन कम है तो वो गेन कर लें। यस, यही तरीका है। यस सर। ठीक है। तो मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते, क्यों डोनेट करना चाहते? क्योंकि उनकी लास्ट शेल में ना एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। और नॉन मेटल्स क्या कौन सी होती हैं? जिनमें एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन कम होते हैं लास्ट शेल में, तो वो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, है ना? क्लियर है? यस सर। कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। तो नॉन मेटल और मेटल एक दूसरे के रिवर्स हैं लगभग लगभग। अब हमें ये पता लग गया डोनेट करने वाला मेटल होता है, एक्सेप्ट करने वाला नॉन मेटल होता है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे से आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। और बॉर्डर लाइन में भी कुछ चीजें आती हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड। इस तरह से 3 चीजों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। हाँ रचना बेटा, डाउट है कोई? बोलिए। सर प्लीज एक बार कॉम्प्लीमेंट्री मेटल्स रिपीट कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल नहीं बेटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। देखो नॉन मेटल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं, और मेटल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती हैं, है ना? एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है, तो एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। एक डोनेट कर रहा है, दूसरा ले भी रहा है, लेने वाला भी बैठा है, डोनेट करने वाला भी बैठा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्ट करने वाला, तो इसलिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, पूर्ण करते हैं एक दूसरे को। अगर नॉन मेटल और मेटल दोनों मिल जाए तो हमारे पास साल्ट बनेगा जो कि इनर्ट होगा, समझ गए? वो इनर्ट ऐसे हो जाएगा क्योंकि वो जिसको चाहिए थे उसने ले लिए, और जिसने डोनेट करने थे उसने डोनेट कर दिए, दैट इज इट। अब यहाँ बात आती है एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर जब हम रिएक्शंस करते हैं, जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया सर, जो रिएक्शन के बाद जो हमारे रिजल्टेंट बचते हैं सर, वो भी इनर्ट स्टेज में ही होते हैं। रिजल्टेंट जो बचते हैं, हाँ सर, क्योंकि वो तो नॉन रिएक्टेबल होते हैं ना, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो गया, तो सॉल्ट और वाटर जो होता है वो रिएक्ट थोड़ी ना करता है फिर। सोल्ट और वाटर क्या होते हैं? सर जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया, लास्ट में हमारा प्रोडक्ट है सॉल्ट एंड वाटर। सर तो वो सॉल्ट एंड वाटर जो होते हैं वो इनर्ट स्टेज में पहले से ही होते हैं, या फिर वो भी रिएक्टिव फॉर्म में अपनी होते हैं? देखो बेटा, सोल्ट और वाटर आपस में मिक्सचर बना के सॉल्यूशन बना देते हैं। पानी में सोल्ट घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, आपको पता है, तो वो सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सही है। सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट प्लस वाटर इट मेक्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इस सॉल्यूशन को रिएक्टिव तो नहीं कह सकते हो। हाँ, सबका अपने लेवल पर अगर आप किसी से भी थोड़ा सा उसको एक्साइट करते हो, उसे हीट करते हो, या कोई और रिएजेंट डालते हो, कोई और रिएक्टेंट डालते हो, तो उसकी वजह से सोल्ट भी दूसरे से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्सफुली तो आप किसी को भी रिएक्शन करवा सकते हो, इनर्ट गैसेस भी रिएक्शन करती हैं फोर्सफुली। ठीक है, हम आम जिंदगी की बात कर रहे हैं, मेंटोस जिंदगी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो फोर्सफुली तो कुछ भी करवा सकते हो, आमतौर पर ऐसा होता है। जो भी बातें आपको बताएगी वो आमतौर पर है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। मेटलॉइड कौन कौन से हैं? तो देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 80% परसेंटेज में बता रहा हूं, 80% मेटल्स हैं। ये जो जिगजैग लाइन आपको दिखाई दे रही है, सीडी जैसी लाइन, इससे इधर वाले सारे मेटल हैं, उधर वाले नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो गिनती के हैं, इनर्ट गैसेस नॉन मेटल हैं। इसके अलावा कौन कौन नॉन मेटल है अभी? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल है। तो जिगजैग लाइन के इस तरफ वाले मेटल, उस तरफ वाले नॉन मेटल, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ बीच वाले भी आते हैं जिनको मेटलॉइड बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको नोट कर लो बेटा, याद रहना चाहिए आपको। सिलिकॉन, बोरोन के इस तरफ उस तरफ को नहीं देखेंगे, एल्यूमिनियम को नहीं लेंगे, एल्यूमिनियम हमें पता है मेटल होती है, पता है ना सभी को एल्यूमिनियम मेटल है। यस ठीक है, तो एल्यूमिनियम मेटल है डेफिनेटली, तो एल्यूमिनियम को तो मेटल ही मानेंगे। तो एल्यूमिनियम के इस तरफ देखो सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम और आर्सेनिक दोनों नॉन मेटल है। एंटीमनी, एसबी का नाम एंटीमनी है, टीई का नाम टेल्यूरियम है। एंटीमनी और टेल्यूरियम, हाँ बेटा। सर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14 है बेटा। आपको पीरियोडिक टेबल में याद दिखाई नहीं दे रहा क्या? पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है सबका एटॉमिक नंबर। सर जर्मेनियम नॉन मेटल होता है? मेटलॉइड, मेटलॉइड, अच्छा मेटलॉइड। मैं मेटलॉइड की बात कर रहा हूँ। जिगजैग लाइन के दोनों तरफ वाले एलिमेंट मेटलॉइड हैं, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है, बोरॉन भी नहीं है। तो उसके बाद सिलिकॉन से शुरू करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के दोनों तरफ एक बार फिर बता दो कि कौन कौन से मेटलॉइड है। क्या बेटा? कौन कौन से मेटलॉइड है शुरू से बता दो सर एक बार। शुरू से बताता हूँ। देखिए जिगजैग लाइन ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, तो उसके दोनों तरफ वाले एलिमेंट उठाने हैं। बोरोन को नहीं उठाना, नीचे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है। एल्यूमिनियम हमें पता है मेटल होता है, पता है?
यस तो सिलिकॉन Yes, sir. सिलिकॉन है मेटलोइड। सिलिकॉन से नीचे वाले दोनों तरफ वाले एलिमेंट उठाने हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन से नीचे वाले, याद रखने का तरीका, ठीक है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, उसके बाद नीचे क्या आता है, पोलोनियम, एस्टेटाइन, उससे नीचे क्या आता है, LV लवरेशियम है, नहीं इसका नाम लिवर मीशियम है, और दूसरा TS लिवर मीशियम एंड TS होता है टेनेसाइन। समझ में आ गया? सर एफ ब्लॉक में भी कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। एफ में नहीं है बेटा, एफ सारे मेटल है, एफ में कोई भी नहीं, बस यही है, इतने ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक 3 हो गए, एंटीमनी, टेल्यूरियम 5 हो गए, फिर उसका पोलोनियम, एस्टेटाइन 5 और 2 7 और 2 9, टोटल 9 नॉन मेटलोइड्स हैं, और उनमें भी ये लीवर मोशियम और ये टेनेसाइन को नहीं लिया जाता, तो 7 ही मेटलोइड्स को गिना जाता है, क्योंकि नीचे वाले रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है? यस सर। रेडियोएक्टिव वाले कितने? 7। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? 116 Yes. 117 रेडियोएक्टिव वो कितने हैं? ये तो 2 ही है रेडियो एक्टिव नीचे वाले, LV और ओके TS। सर, ओके सर। ये इसलिए इनको मेटलोइड में काउंट नहीं करते। रीजन क्या होता है भाई, कोई भी एलिमेंट जो रिएक्शन करेगा उसी को हम लेंगे ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते ही नहीं है, क्योंकि इनका हाफ लाइफ कम होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं इनके साथ, जो प्रोडक्ट बनता है उसी को तोड़ देते हैं ये, क्योंकि इनमें से रेडिएशन निकलती रहती है और इनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इनको यूज नहीं किया जाता, इसलिए इनको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो सिर्फ ऊपर वाले ही काउंट होंगे, तो 7 ही मेटलोइड आप काउंट कर तो सकते हैं। सर साइंटिफिकली हम साइंटिफिकली भी 7 ही कहेंगे, साइंटिफिकली 9 कहेंगे? 7 कहेंगे बेटा, साइंटिफिकली भी 7 ही कहेंगे, नीचे वाले को काउंट ही नहीं करते। ओके सर। ठीक है। अमन पूछ रहा है सर एटॉमिक नंबर के साइड में जो नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर के साइड में नंबर बेटा उसका मास नंबर है, एटॉमिक मास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ऐसा क्यों है कि रेडियो एक्टिव मेटल्स को हम एकदम अलग ही तरीके से देखते हैं एज कम्पेयर टू रीजन 2 में अदर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अदर में है उनसे? क्यों ऐसा क्या? इसका रीजन देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस निकलती रहती हैं लगातार, ठीक है। इनका हाफ लाइफ भी बहुत कम होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि आपने कुछ बनाया, ठीक है, और उसके बाद में वो बनाते ही खत्म हो जाते हैं, बनाते ही खत्म। मेटलोइड को सर्कल, ठीक है बेटा, मेटलोइड को सर्कल कर लूंगा एक बार, ये लिखा नहीं जा रहा इससे मैं कर दूंगा उसको, नो वरी, ठीक है। बनाते ही खत्म हो जाते हैं कुछ नॉन मेटल्स, कुछ सॉरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बनाते ही खत्म, नैनो अमाउंट में बनते हैं और बनते ही जैसी उसका वो करोगे वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि वो बनते ही खत्म हो जाते हैं, तो उनको हैंडल करना भी मुश्किल है। अगर वो बनने के बाद, कुछ एक ऐसे होते हैं बनने के बाद कुछ देर रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कुछ 10 साल भी रहते हैं, कुछ हजारों साल भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हजारों सालों में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन खत्म होने के बावजूद वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन उसमें से निकलती रहती है, तो इसलिए वो जनरली रिएक्शन नहीं करते, जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, डिपेंड करेगा कौन सा क्या है, ठीक है। तो इस वजह से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते, बट ये डिपेंड करेगा कि रेडियो एक्टिविटी किस लेवल की है। अगर ठीक ठाक लेवल की रेडियो एक्टिविटी है तो हम उसको काउंट करेंगे, और अगर हाई लेवल का रेडियो एक्टिव है फिर वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो कोई काउंट नहीं होगा। हाँ बेटा बोलो। सिर्फ क्वेश्चन था सर, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी रेडिएशन छोड़ेगा और फिर उसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा, तो सर अगर, तो मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये दोबारा बनते भी है नेचर में ऑटोमेटिक? हाँ नेचर में बनते हैं, रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कैसी रिएक्शन? जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वगैरह के ऊपर कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये बन जाते हैं, गलती से बन गए तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो दूसरी एलिमेंट से बने, ये वाला चेंज होकर बना है ये वाला एलिमेंट, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग? कुछ देर के लिए तो स्टेबल रहती हैं, डिपेंड करेगा रेडियो एक्टिविटी किस लेवल की है। अगर हाई लेवल का रेडियो एक्टिव है तो नैनो टाइम्स में ही खत्म हो जाएगा, नैनो सेकंड्स में ही खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड के भी लाखवें हिस्से में बनते ही खत्म, ठीक है। मतलब अगर ये बन रहा है, मतलब अर्थ पे जितना प्रेजेंट है और इतने सारे टाइम में, लाखों सालों में, बिलियन सालों में, ये फिर खत्म नहीं होगा? फिर बिल्कुल क्लियर कट आउट हो जाना चाहिए। हाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन देखो मैंने क्या कहा, नेचर में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो मैं समझ गया। नेचर में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं जिसकी वजह से नए बनते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब वो घटना होगी नहीं दोबारा, करता रहता होगा ना। खुद को रीजनरेट नहीं करता वो
वो तो अपने आप बनता है रीजनरेट के लिए, उसका ये नहीं कि वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा से वापस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है जैसे कि अब ठीक है, वो अलग अलग दूसरे जो एलिमेंट है, अभी उनके रिएक्शन के बीच कुछ भी जो भी हुआ उसके कारण वो बन गया नेचर में, चाहे कुछ ही टाइम के लिए, बट सर जो दूसरे एलिमेंट है उनकी अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का अपना इलेक्ट्रॉन सेट है। अब जब वो दोनों मिलकर सिवाय नए एलिमेंट को बनाया जिसके अलग ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो उनके अब जो नया नया उन्हें शेल ऑर्बिट्स वगैरह मिले उसमें स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल नहीं होता, यही तो मैं बोल रहा हूं। ऐसा समझ लो, मेरी बात सुनो, आप सिंपल एक चीज सोचो कि मैंने क्या किया कि मैं वाटर को तोड़ रहा हूं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहा हूं, ठीक है, टूट जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, और वो उन दोनों का मिक्सचर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर एक गर्म कंटेनर में मैं भर रहा हूं। तो जैसे ही मैं वो गर्म कंटेनर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टच करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ फिर से ब्लास्ट होगा और वो फिर से वाटर बन जाएंगे। क्लियर है? तो एक तरफ तो मैं वाटर को ब्रेकआउट कर रहा हूं एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर के अंदर उनको गैसेस को जैसे लेके जाता हूं फिर से पानी बन जाती है, वो पानी में फिर से दूसरे कंटेनर में लेके जाऊं, तो इस कंटेनर में जो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे कंटेनर में वो गर्म है, वो आपस में टच में आते ही वो वापस वाटर बन रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस नेचर में होती रहती हैं अपने आप, उनको वो कंडीशंस मिल जाती हैं उन रिएक्शंस को, इसलिए वो हो जाती हैं। लेकिन वो होने के बाद जैसे ही उनकी कंडीशन बदलती हैं, कि वो बनना तो बंद हो गई, तो जैसे उनकी कंडीशन बदलती है तो अब वो अपने रूप में तो आएगा, रेडियो एक्टिव है तो रेडिएशन छोड़ना शुरू कर देगा, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। कुछ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एनर्जी लाइफ बहुत बड़ी होती है, कुछ एक की बहुत छोटी होती है, डिपेंड करेगा कि कौन सा बना है, ठीक है, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे खत्म भी होते रहते हैं। बट अगर नई कंडीशन उनको कहीं और मिल गई, वो फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। यस, क्लियर है? ओके सर ये अमाउंट बहुत कम होती है? डिपेंड करेगा बेटा, ये भी डिपेंड करेगा, कई जगह पर अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, कई जगह पर अमाउंट बहुत कम होती है, सब कुछ डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। एवरीथिंग इज कंडीशंड, जहां उनको जैसी कंडीशन मिलती है उसी हिसाब से बनेगा वो, है ना? इसका मतलब ये सर रेडिएशन है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है सिंपल। क्या बेटा? सर मतलब रेडिएशन है वो सिंपल एनर्जी रिलीज कर रहा है। हाँ, रेडिएशन एनर्जी भी सबकी सेम नहीं होती है, सबकी रेडिएशन सेम नहीं होती है, हर किसी की रेडिएशन की एनर्जी भी अलग अलग होती है, कोई ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है, कोई कम छोड़ रहा है, सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। किसी की लाइफ टाइम तो है नैनो सेकंड में, किसी का लाइफ टाइम लाखों साल है, हजारों साल है। जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पता है? कार्बन 14 से डेटिंग करते होते हैं हम, डेट्स निकालते हैं मुर्दा लोगों की या पुरानी चीजों की जिनमें कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन में कार्बन 14 भी होता है। और उस डेटिंग को कैसे निकालते हैं? क्योंकि वो लाखों सालों तक कार्बन 14 खत्म नहीं होता, उसमें से रेडिएशन बहुत धीरे निकलती है, दैट इज वाई। यस बेटा, बोलो। सर जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनमें से रेडिएशन निकलती है, और ये आप कह रहे हो नेचर में बनती है, पर फिर रेडिएशन निकलने की वजह से नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होती? बिल्कुल होती है हार्मफुल बेटा, इसीलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कम है। अगर बहुत ज्यादा अर्थ पर होते तो हम तो मर जाते अभी तक। बहुत हार्मफुल होती हैं रेडिएशंस, याद रखेगा। बट सभी की नहीं, सभी की नहीं होती है। जैसे कार्बन 14 वाला है, हमारी बॉडी में होता है कार्बन 14, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हल्का सा कह सकते हो, लगभग ना के बराबर है उसको हम, बस वो आइसोटोप है इसलिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। बट कार्बन 13 जो है वो रेडियो एक्टिव हो सकता है ना। तो इनके अलग अलग एटम्स कौन सा किस लेवल पर कैसे है, आइसोटोपिक लेवल के ऊपर वो रेडियो एक्टिव है नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। सब कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। हम आगे आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको चीजें पता लगेंगी कि रेडियो एक्टिविटी को हर जगह पर खतरनाक नहीं है। जैसे रेडियम है, रेडियम घड़ी, जो पहले घड़ी आया करती थी, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो रात को ना उसकी वो सुइयां चमकती थी, देखिए किसी ने? यस सर, देखिए। वो लाइफ टाइम चमकती रहती थी, उनको सेल की जरूरत नहीं किसी, क्योंकि उसके ऊपर रेडियम लगा होता था। वो रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, तो उसमें से रेडिएशन निकलती है, बिल्कुल निकलती है, बट वो थोड़ा सा होता है। तो क्या वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है? बिल्कुल है खतरनाक। ज्यादा अमाउंट में अगर आप उसको हाथ से टच करते हो तो इट इज वेरी डेंजरस टू यू। थोड़े से अमाउंट में हाथ से टच कर नहीं रहे हैं, घड़ी के अंदर लगा हुआ है, धीरे धीरे रात को उसमें से रेडिएशन निकलती है। और कौन सी रेडिएशन निकलती है? विजिबल लाइट वाली, इसलिए हमें वो दिखाई देता है। समझ गए? अच्छा सर, सर एक बार मैं मंदिर गया था तो आपको मूर्ति बेच रहे थे भगवान की, तो वो कह रहे थे ये रेडियम वाली मूर्ति है, मतलब वो रात को चमकेगी, सिंपल। हाँ सर। तो सर अब जैसे वो तो मूर्ति तो रेडियम की बन रखी है, तो सर वो घर पे भी हम रेडियम ला करके उसको प्लेटिंग के थ्रू कर सकते हैं? रख सकते हो, लेकिन ना वो प्योर रेडियम नहीं होता, बड़े अमाउंट में नहीं, उसके ऊपर रेडियम वाला पेंट मारा होता है,
और बहुत कम अमाउंट में पेंट किया होता है वो, समझ गए। पूरी की पूरी मूर्ति रेडियम की बना दी तो बैंड बज जाएगी, उसके पास अगर आप रहोगे तो कहानी खत्म, थोड़े सालों में कैंसर हो जाएगा, समझ गए। जैसे एक्सरेज है, अब यहाँ से एक एग्जांपल सुनिए, जैसे एक्सरेज होती है, आप अपनी बॉडी का एक्सरे करवाते हैं, बहुत से लोग करवाते हैं ना जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो एक्सरे हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन एक बार हल्का सा फोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। बट अगर सारा दिन उस एक्सरे मशीन के नीचे पड़े रहोगे और ऑन करके उसको छोड़ दो तो 2 दिन में ही कैंसर हो जाएगा, याद रख लेना। 2 दिन बाद कैंसर शायद उसी टाइम नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद, साल 6 महीने में आपको कैंसर पक्का हो जाएगा, अगर 24 घंटे के लिए एक्सरे मशीन के नीचे पड़े रहे। समझ गए कहानी क्या है? यस सर। यानी रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। बट एक और चीज, अगर एक्सरे में से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसी टाइम किसी बंदे को मारा जा सकता है। एक्सरे मशीन की सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बंदा डेड। जिसका फोटो खींच रहे हो ना एक्सरे में, वो उसी टाइम मर जाएगा, इतनी खतरनाक। लेकिन जो कर रहा है ना वो भी मर जाएगा, वो भी बचने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास ही होता है। और आपने कभी देखा हो एक्सरे रूम में अगर कोई बच्चा गया हो, जो एक्सरे करता है ना बंदा, वो ऐसे करके ना अपने ऊपर एक मास्क सा पहनता है, पता है, कवर होते हैं सर, वो जो रूम होता है एक्सरे का वो भी कवर्ड होता है सर। हाँ, और वो अपने बॉडी को कवर करता है। क्यों? उसको तो बेचारे को सारा दिन फोटो खींचनी है, तो क्या फोटो खींचने के बाद रेडिएशन खत्म हो जाती है? उस रूम में तो रेडिएशन है, ठीक है। Yes. तो इस वजह से वो बॉडी के ऊपर अपने कवर करके चलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ खतरा हो सकता है, दैट इज व्हाई। समझ गए ना बेटा? तो यानी डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तब उस फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंस के ऊपर आपको रेडियो एक्टिव वेव्स का मतलब असर पता लगेगा। तो रेडियो एक्टिव वेव, जो बंदा वहां रहता है, जिसकी ड्यूटी है, वो समझ लेना खतरे में है, उसको पूरी प्रिपरेशन बरतनी चाहिए, वरना उसको लाइफ में 20-30 साल बाद कभी ना कभी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर उसका शरीर बहुत अच्छा हुआ तो शायद उसको कैंसर ना हो, बट अगर उसके शरीर ने इतना अच्छा नहीं है, कैंसर से या रेडिएशन से वो नहीं बच सकता है, तो उसकी बैंड बच सकती है। और एक कमाल की बात बताता हूं, जो अनियन होता है, प्याज से रेडिएशन का असर कम हो जाता है, तो उन लोगों को प्याज जरूर खाने के लिए डॉक्टर बोलता है जो रेडिएशन की थेरेपी करवाते हैं, या फिर जो रेडिएशन के अंदर रहते हैं, जैसे एक्सरे रूम के अंदर जो रहता है, या फिर जैसे जो रेडियो एक्टिव हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, तो उनको अनियन खाने के लिए भी बोला जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, शायद मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है उस बात की, लेकिन वो डॉक्टर खाने को उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई ये खाते रहिए तो आप रेडिएशन के इफेक्ट से बचे रहेंगे। और रेडिएशन के इफेक्ट में सबसे पहले पता है क्या होता है? मुंह का टेस्ट चला जाता है, कड़वा, सब कुछ कड़वा लगेगा या टेस्टलेस लगेगा, समझ गए? ओके सर। ये चीज तो उससे रेडिएशन वाले किसी भाई से पूछना कि आपको रोटियों का टेस्ट सब कुछ अच्छा आता है क्या? पहले 6 महीने तो उसको आएगा ही नहीं, उसके बाद में धीरे धीरे बॉडी उसका हैबिचुअल हो जाती है, तो उसको रेडिएशन का असर आने लगेगा। रेडिएशन के कारण कैंसर क्यों होता है? कैंसर बेटा वो डीएनए के अंदर डिफरेंस कर देता है, डीएनए को चेंज कर देती है रेडिएशंस, और उसके चेंज होने से हमारा डीएनए हमसे ही अलग हो गया। मतलब हमारी बॉडी में है वो भाई साहब, और हमसे ही अलग है, कि मैं, उसको लगता है मैं इस बॉडी का तो हूं नहीं, तो वो अपना ही कुछ बनाने लग जाता है, सेल्स। और फिर हमारी सेल्स को पता लगता है कि भाई ये तो अपनी, ये तो कोई और ही बंदा है। शुरू में तो हमारी बॉडी समझती है अपना ही है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बाद में अपनी बॉडी को भी समझ में आता है ये तो अपना नहीं है भाई, ये तो कुछ और ही कहानी कर रहा है, ये अपने वाली सेल बना रहा है। और वो सेल जब ग्रो होते रहते वो 3rd स्टेज 4th स्टेज पे बंदा पहुंच गया तो गया, उससे पहले पता लग गया। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमने रेडिएशन मतलब फ्रीक्वेंसी के बजाय उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तब क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होती है पता है? नंबर ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। रेडिएशन का नंबर बढ़ा दोगे तब भी हमारी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा उसका। इसका मतलब ये है कि मान लो कि पहले रेडिएशन का नंबर था 100, आपने कर दिया 1000, इसका मतलब 10 गुना बढ़ गया। तो अगर कोई एक्सरे करवा रहा है बंदा, तो पहले उसके ऊपर 100 रेडिएशंस पड़ रही थी एक पर्टिकुलर पर सेंटीमीटर एरिया पर, अभी आपने उसको 1000 कर दिया तो वो 10 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब 10 बार एक्सरे करवाने पर जो असर होना चाहिए वो उसे पहली बार में हो गया। यस, क्लियर है? यस सर। सर क्वेश्चन था, जैसे एक ट्रीटमेंट है, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में हाई रेडिएशन करते हैं बॉडी के हार्मफुल जो कैंसर वाली सेल है, तो उससे सही जाता है, तो सर उसमें रेडिएशन कौन सी होती है? समझ नहीं आया मेरे को, किस में रेडिएशन पूछ रहे हो? दोबारा से साफ साफ कैंसर ट्रीटमेंट में जो हाई कैंसर ट्रीटमेंट में, हाई अच्छा रेडिएशन छोड़ के जो होता है, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर रेडिएशन थेरेपी की जाती है, यानी कि उन सेल्स को
फिर से रेडिएशन लगाई जाती है और उन सेल को डेड किया जाता है बॉडी को, वो पूरे बॉडी पर असर होता है उसका, और आपको फिर दवाइयां भी खाई जाती हैं। कौन सी रेडिएशन होती है? उसके अंदर बेटा जो मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैं देखो डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत याद है कि कैडमियम होता है शायद, जो मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। कैडमियम का कुछ रेडिएशंस, उससे कैडमियम के आइसोटोप से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है। बट एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आई एम नॉट श्योर, क्वाइट श्योर अबाउट दिस, बट मेरे हिसाब से कैडमियम। गामा रेज का यूज नहीं हो सकता बेटा, गामा रेज तो एक्सरे से भी बहुत खतरनाक लेवल की होती है। सर मार देगा लोग। सर हम कंपेयरिंग कर सकते हैं ना कि क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पे चाइना में भी तो हुआ था वो रेडिएशन वाला, अभी तक है वहाँ की रेडिएशन। हाँ वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी बात कर रहे हो क्या? जापान हाँ के यस सर यस सर। वो रेडिएशन का हिरोशिमा असर, अभी तक हिरोशिमा रेडिएशन नहीं है वहां, अब अभी वहां रेडिएशन नहीं, लेकिन उन रेडिएशन का असर है। क्या लोगों असर है को पता है? कैंसर है मतलब अभी तक। कैंसर भी, और बताता हूँ उस रेडिएशन का असर, कि मान लो उनके जब रेडिएशन का बहुत बड़े लेवल पर ज्यादा रेडिएशन से, तो उनको जिनको भी असर हुआ उस टाइम पे उनका जीन बदल गया, तो उनसे आगे जो जनरेशन पैदा हुई जीन बदल चुका है। अब हमें हमारे ट्रेड्स कहाँ से मिलते हैं, गुण कहाँ से मिलते हैं? मम्मी पापा से। मम्मी पापा का जीन गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब मम्मी पापा का जीन गड़बड़ गया तो हो सकता है जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका हाथ नहीं है, आंख नहीं है, दोनों आंखें नहीं है, नोज नहीं है, मुंह नहीं है, किसी गर्दन ही नहीं है, ऐसा बच्चा पैदा हो रहा, मरा हुआ। और वो कई जनरेशनों तक ऐसा अभी भी असर है, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट बच्चों में पैदा होते टाइम गड़बड़ होती है, नॉर्मलिटी आ गई ना जीन्स में। हाँ वो जीन्स म्यूटेंट बन चुके हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो कोई भी एक सीक्वेंस में से कहीं जीन उड़ा हुआ है, तो वो गड़बड़ करता है। जब क्रॉस होता है, मदर और फादर के जीन आपस में जब मिलते हैं तो वो आपस में एक्सचेंज भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ या तो मम्मी से मिल गए या पापा से, नहीं, हो सकता है हमारा फेस मम्मी से मिलता हो लेकिन हमारा जो बाकी की बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पापा से मिलता हो, ऐसा भी होता है। हो सकता है सिर्फ हमारे बाल हमारे मम्मी से मिलते हो, ठीक है, और बाकी की बॉडी जो है वो पापा से, शक्ल वगैरह पापा से मिलती हो। नोज हो सकता है मम्मी से मिलती हो, आंखें हो सकता है पापा से, मतलब जीन आपस में क्रॉस होकर एक नया जीन बनाते हैं। तो उस टाइम पे उस क्रॉसिंग के अंदर जब नया जीन बनता है तो नया जीन जो बन रहा है वो जीन में पहले वाले जीन के अंदर मान लो कुछ गड़बड़ थी, वो गड़बड़ वहां पर आ गई, वो गैप आ गया, गैप की वजह से हो सकता है आंखें खत्म हो जाए, नोज खत्म हो जाए, कान खत्म हो जाए, सुनाई ना देता हो। कुछ बच्चे ऐसे पैदा भी होते हैं जिनमें दिमाग ही नहीं, अंदर से खोखला है, दिमाग डेवलप ही नहीं होता, नर्व सेल डेवलप नहीं होता, तो डेड ही पैदा होगा। ऐसे करके वो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। बराबर मात्रा में तो होगी क्या, अलग अलग थोड़ी होगी? कैसे मतलब इक्वल उसमें, मतलब इक्वली तो क्रॉस होगा, जैसे आप बता रहे हो कि जैसे कोई वो बनना है, नहीं, एक नया जीन। आपको लग रहा है इक्वल क्रॉस है, ठीक है, मैं इसको सिंपल करता हूँ। देखो सपोज दैट आपके मेरे फादर में, सपोज दैट मेरे फादर के अंदर जीन था आंखें, ठीक है, आंखों का जीन था। अब मेरे फादर को मिला दादी और दादा से, तो उनके अंदर दादा वाला जीन डोमिनेट था। जीन दोनों होते हैं उनमें, लेकिन एक अपने आप को दिखाता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन, और दूसरा रिसेसिव जो अपने आप को शो नहीं कर पाता। दादा वाला जीन दिख रहा था, ठीक है। जब रेडिएशन का असर हुआ तो मेरे दादा और दादी में दादा के जीन के ऊपर रेडिएशन का असर नहीं हुआ, दादी वाले जीन पर रेडिएशन का असर हो गया। उससे मेरे पापा आए। अब पापा जब आए तो पापा में दादा दादी दोनों के जीन थे, बट डोमिनेंट था दादा वाला जीन, तो दादा वाले जीन ने उनको आंखें दे दी। बट जब मैं सपोज दैट पैदा हुआ तो मेरे अंदर मेरे पापा से जो जीन आए वो दादी वाले जीन आ गए, क्योंकि दादी वाले भी हैं उनमें 50-50 है, बट डोमिनेंट उनमें दादा वाला। मेरे अंदर दादी वाले जीन आए, मुझे मेरी मदर से जो जीन मिले, मेरी मदर वाले शो नहीं हुए, शो हुए मेरे फादर वाले। और फादर से जो सर मतलब जब ही गए थे कि ये उस पे गया, ये उस पे गया, ऐसे ऐसे। हाँ वो कहते हैं अपने दादा पे गया, ये नानी पे गया, नाना पे, क्योंकि शो हो गया मेरे अंदर मेरी दादी वाला जीन। अब दादी में तो आंखों के ऊपर असर गया था उस जीन में, तो मेरी आंखें खत्म। दादी की आंखें नहीं थी रेडिएशन की वजह से, इसलिए मेरी आंखें भी नहीं रही। और पापा की भले ही हैं तो कहेंगे लोग यार पापा पे तो नहीं था, इसका तो सब कुछ ठीक था, मम्मी का भी सब कुछ ठीक था, बट मैं गया दादी पे क्योंकि जीन ने क्रॉस कर लिया। तो इसलिए सब सेम नहीं होते हैं। तो किसमें कौन सा जीन, और हो सकता है मेरे पापा में कुछ और ऐसे जीन हो जिनमें डिफेक्ट आया हो, वो मेरी बॉडी में आ गए बट दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है चौथी जनरेशन के बाद में वो दिखाई दे जाए। समझ गए? तो इस वजह से आज भी जापान के अंदर, आज भी जापान में बच्चे जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं बट चांसेस है उनके 20% 30% एबनॉर्मल है, सारे के सारे नहीं है। तो 20-30% बहुत बड़ा होता है, 70 से 80% ही बच्चे बेचारे जो ठीक ठाक हैं। यस बेटा। सर तो फिर ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा?
हो जाएगा, उसका भी एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, +2 में बायो में आता है ये पेडिग्री एनालिसिस। आज मैं बायो की क्लास पढ़ा रहा हूँ क्या? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाई भी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, चलो बता देता हूँ। पेडिग्री एनालिसिस होता है कि जीन को फॉलो किया जाता है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन जीन को फॉलो सर आपने तो बायो पढ़ी है, तो आप पढ़ा किसे रहे हो? कैसे? आपने बायो पढ़ी है सर? हाँ बेटा, मैंने बायो पढ़ी है, पढ़ी होगी। मैं बायो का आपने स्टूडेंट रहा पीसी हूँ, भी ले रखी थी क्या सर? PCMB सब कुछ था। अच्छा चारों, अरे वाह कितने पढ़ाकू थे ना सर आप। मोस्ट इंटेलिजेंट। नहीं ऐसा नहीं था, सुनिए, तो मैं बात बता रहा था जो, पहले उसको खत्म कर लेते हैं। देखिए क्या था कि जो पेडिग्री एनालिसिस होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जीन को ना फॉलो करते हैं, जीन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, +2 के अंदर मैंने पढ़ाई दी है बायो एक्चुअल में। जब पहली बार मैंने +1 2 को पढ़ाया था 2011 के अंदर, तो मेरे को बायो भी दे दी उन्होंने, केमिस्ट्री भी दे दी। पहले केमिस्ट्री दी थी पढ़ाने के लिए स्कूल वालों ने, बाद में उनको पता लगा कि मेरे पास बायो भी थी, उन्होंने बायो भी चिपका दी। मैंने कहा ठीक है, फिजिक्स भी दे दो, सब सब कुछ पढ़ा देता हूँ मैं ही। तो लेकिन खैर मैंने 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए, फिजिक्स नहीं पढ़ाई। तो उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस आता है जिसमें जीन को फॉलो किया था। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि रॉयल बीमारी नाम की एक चीज होती है। रॉयल मतलब अंग्रेजों में इंग्लैंड के अंदर जो महाराजा परिवार था उनका, राजाओं का परिवार, उनमें से किसी एक रानी को बीमारी आई थी और उसकी वजह से पूरी जनरेशन को वो बीमारी चल रही थी। उन्होंने देखा कि ये रॉयल बीमारी है, ये जो जीन है सिर्फ राजा के खानदान में, बाकी किसी में नहीं। इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस की यार इस बच्चे में, इस बच्चे में, इस बच्चे में। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सपोज दैट, इसको अलग कैसे किया जा सकता है। सपोज दैट मम्मी को शुगर है, पापा को भी शुगर है, तो जो लड़का पैदा होगा ना उनसे, उसको पक्का शुगर होगा। समझ में आ गया? ये जेनेटिक्स बोलता है। बट जो लड़की पैदा होगी ना, उसको शुगर होने के चांसेस कम है, मतलब उसे शुगर लगभग ना के बराबर होगा या होगा ही नहीं। मतलब कह सकते हो 100 में से अगर 100 बच्चे पैदा हो तो 10 ही बच्चों को, 10 लड़कियों को शुगर होने की प्रोबेबिलिटी है, 90 को नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि उसको शुगर नहीं होगा, लड़की को नहीं है। ऐसा क्यों? क्रॉसिंग होती है बेटा, मम्मी में भी तो 2 जीन है, नाना और नानी का, पापा में 2 जीन है, और X और Y क्रोमोसोम जो होते हैं लड़कियों के, लड़कियों में जो XX क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर बीमारियां नहीं होती। लड़कियों के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है पहले 1 या 1 से 5 साल के बीच में, और लड़कों के ऐसा क्यों? बताता हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सुनो तो, वजह से होता है ना। सुनिए बता रहा हूँ। Y क्रोमोसोम की वजह से होता है ऐसा। लड़कों में होता है X और Y क्रोमोसोम, तो Y क्रोमोसोम जो है वो होता है बीमारी का घर। लड़के पैदाइशी, अपने आप को जो लोग ताकतवर समझ रहे हैं, आज ध्यान से सुन लेना, लड़के पैदाइशी कमजोर होते हैं, बीमारियों के लिए बहुत ओपन होते हैं। उनको 1 साल से 5 साल के बीच में सबसे ज्यादा बीमारी लगने का खतरा होता है, और उनके मरने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए उनको इंटेंसिव केयर चाहिए, ज्यादा केयर। और लड़कियां जो हैं भले ही बीमार हो जाएं, लेकिन उनके मरने की प्रोबेबिलिटी लड़कों के मुकाबले बहुत कम होती है, क्योंकि उनमें दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और X और Y क्रोमोसोम में Y होता है लड़कों में, Y क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं बीमारी के जीन, तो उसको वो फॉलो किया जाता है। दैट इज वाई लड़की के अंदर बीमारी आने के चांसेस हो गए कम, उसके शुगर के प्रॉपर्टीज हो गई कम। समझ में आ गया? शुगर लड़की को, यानी लड़की को शुगर होने के चांसेस कम है अगर दोनों माँ बाप को है तो। ठीक है, दूसरी चीज सुनिए, अब जो लड़का पैदा हुआ उसको अगर अच्छी लड़की मिलती है मैरिज के लिए जिनके जीन स्ट्रोंग है, ठीक है, अरे ये चैटिंग बंद कीजिए, आप लोग सुन लीजिए, 2 ही मिनट का काम है, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग चीजें कभी कभी होनी चाहिए क्लास में भी। ठीक है, आज का लेक्चर पसंद आ रहा है सर, इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, ये चीजें भी पता होनी चाहिए बेटा थोड़ी बहुत। जो लड़की, अगर उसकी नेक्स्ट लड़के की मैरिज होती है किसी अच्छे जीन वाली लड़की से, अच्छे जीन वाली लड़की से, तो उसके जनरेशन को शुगर शायद ना हो, शायद। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। लड़की की मैरिज, अब बात करें लड़की को शुगर नहीं होगा, बट लड़की होती है कैरियर। अगर लड़की की नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी ना, लड़की की जिस भी लड़के से शादी हो रही है, अगर उसका जीन अच्छा है तो हम उसको टाल सकते हैं, बट अगर उस लड़के का जीन अच्छा नहीं तो उस लड़की के दोनों बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से दोनों को ही प्रोबेबिलिटी है शुगर होने की, 99% प्रोबेबिलिटी है। समझ गए? इसलिए बोलते हैं लड़की कैरियर होती है जीन्स की, वो कैरी करती है बीमारी के जीन, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर लड़के के जीन अच्छे हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। तो रोकने का तरीका समझ में आया? यानी हमें ऐसा जेनेटिकल पेडिग्री एनालिसिस करना होगा, जैसे मैं मेरे बारे में बताता हूँ रुकता कैसे है। मेरे खानदान में जो दांत है ना, टीथ, मेरे पूरी जनरेशन के टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे दादा के,
मेरी दादी के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो मेरी दादा दादी दोनों के टीथ स्ट्रॉन्ग थे। मेरी दादी 100 के आसपास डेथ हुई है दादी की, और तब तक उनके पूरे के पूरे दांत थे। तो उनका टीथ वाला जीन बहुत अच्छा था। मेरे दादा का भी टीथ वाला जीन अच्छा था। अब वो जीन आया मेरे पापा में, पापा से आ गया मुझ में। मेरे दांत भी बहुत अच्छे हैं। इवन लोग कहते हैं डेली ब्रश करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर मैं 2 दिन ब्रश ना करूं तब भी उसमें से कभी स्मेल नहीं आती। आज तक मुझे कभी कोई बीमारी भी नहीं हुई दांतों की, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मेरे मम्मी का जो जीन है, उनका जीन दांतों का बहुत वीक है, मेरे मम्मी का। और उनके पूरे खानदान में पायरिया की बीमारी है। मामा, मामी, मामी भी ऐसी है, देखो मामी भी मामा को ऐसी मिली जिनको पायरिया की बीमारी थी। मामा के सारे बच्चे, फिर उसके बाद में नानी भी ऐसी थी, एक भी दांत नहीं था मेरी नानी पायरिया को। क्या होता है? पायरिया होता है बेटा ग्रीन कलर का, ऐसे दांतों में कुछ ग्रीन ग्रीन सा ऐसे जम जाता है, ठीक है, और वो फिर दांत सड़ने लगे था, मुंह में से स्मेल आती। मेरी नानी का एक भी दांत नहीं था, नाना का एक भी दांत नहीं था। उम्र से ही चले गए थे, मतलब बड़े होने पर, बुजुर्ग होने पर नहीं, 40 की उम्र में दोनों के दांत चले गए थे। उन दोनों का जीन बहुत वीक था। मामा के भी सारे दांत नहीं है, मेरे मम्मी के भी अभी क्या, आज से 10-15 साल पहले मेरी मम्मी के सारे दांत गिर गए थे। लेकिन मेरे फादर का जीन अच्छा था, इसलिए मेरा जीन अच्छा है। मेरे ब्रदर का भी जीन अच्छा है। इस चीज को स्टडी किया जाता है, इसे बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो मेरे खानदान में अगर आप देखते हो तो पेडिग्री एनालिसिस में ये चीज समझ में आती है कि मेरा टीथ का जीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इस वजह से मेरे टीथ तो बुढ़ापे तक नहीं जाएंगे, ये मुझे पता है, ये मेरा साथ देंगे। लेकिन हमारे ही खानदान में मेरे दादा जो थे उनके भी बाल उड़े हुए थे। मेरे भी, आप लोग देखते हैं मेरे बाल कम है, बहुत कम है, उड़ चुके हैं, मेरे बाल भी उड़ चुके हैं। तो ये भी एक पेडिग्री एनालिसिस है। मेरे मम्मी के खानदान में किसी के बाल नहीं उड़े, लेकिन मेरे मम्मी वाला जीन मुझ में नहीं आया। दैट इज वाई, अगर उनका जीन यहाँ डोमिनेंट होता तो मेरे बाल अच्छे होते, दांत में डोमिनेंट होता तो मेरे दांत गिर जाते। तो मुझे दांत वाला जीन तो मम्मी का नहीं चाहिए था, बट बालों वाला जीन मुझे मम्मी का चाहिए था। अब यहाँ पर बालों वाला भी फादर से जेनेटिक्स मिल रहा है और दांतों वाला भी फादर से जेनेटिक्स मिल रहा है, तो मम्मी वाला यहाँ पर नहीं है। ये होती है पेडिग्री एनालिसिस। इस एनालिसिस को करके हम सोच समझ सकते हैं कि कौन सा जीन वाला जिसका पूरा खानदान देखा जाता है, और फिर हम देखते हैं कि अगर इससे शादी होती है तो डेफिनेटली इसके जीन अच्छे आएंगे। क्लियर है? ऐसे हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं जेनेटिकली। दैट इज द थिंग। ठीक है भाई, तो जेनेटिक्स बहुत हो गई है। तो अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम जो लव मैरिजेस करते हैं ना, लव मैरिजेस, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि लव मैरिजेस के अंदर एक्सेप्शनली बच्चे पैदा होते हैं, म्यूटेंट जीन पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बीमारियों के जीन हैं या कोई दूसरे जीन है, उनके अचानक से आने का खतरा बढ़ जाता है और उनकी जनरेशन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने खानदान में मैरिज कीजिए, मतलब अपने पारिवारिक जो चल रहा है, जिसको हम कास्ट सिस्टम मानते हैं आजकल, लेकिन वो कास्ट सिस्टम ऐसे नहीं आया था। कास्ट ऐसे नहीं थी कि कोई ऊपर कास्ट है कोई नीचे कास्ट है। कास्ट सिस्टम में एक्चुअल में पेडिग्री एनालिसिस थी। यहाँ ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं था, कोई छोटा बड़ा था ही नहीं। अगर आप ध्यान दो, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि जी तो शेड्यूल कास्ट से थे अगर माना जाए तो। अरे वो इतने महान रहे हैं, उन्होंने कैसे लिख दी भी? फिर उनको कहते हैं इनको छूने का हक नहीं था, ये था वो था। ये सारी तो नेताओं की फैलाई हुई बातें। लेकिन अगर इसको साइंटिफिकली देखते हो तो पेडिग्री एनालिसिस के हिसाब से शादियां होती हैं। और इसके अंदर अगर लव मैरिज किए हुए हो और बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, हाइब्रिड बच्चा पैदा होगा वहां से, 2 अलग अलग नस्लें अगर मिलती हैं, हाइब्रिड बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर का पहला क्वेश्चन क्या होता है पता है? क्या लव मैरिज थी? डॉक्टर का पहला क्वेश्चन होता है। अगर लव मैरिज थी, बच्चे में डिफेक्ट आ गया, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, इलाज करेंगे थोड़ा बहुत। दैट इज वाई सारी उम्र आप लोग दुखी ना रहें, इसलिए पेरेंट्स जनरली बोलते हैं कि बेटा सोच समझ के शादी करना। बट एट लीस्ट ऐसा नहीं कि लव मैरिज नहीं की जा सकती, ऐसा भी नहीं है। लव मैरिजेस पहले भी होती थी, खिलाफ कोई नहीं है लव मैरिज के, बट प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है। आप लोगों ने महाभारत किसी ने सुनी है, पढ़ी है, तो उसके अंदर क्या हुआ था पता है? धृतराष्ट्र पैदा हुआ, पांडु पैदा हुआ, जिसे 5 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र कौन था? धृतराष्ट्र कौन था? उनका जो वो था फादर था, वो सबसे पहले भीष्म पितामह पैदा हुए थे। भीष्म पितामह के फादर को पसंद आ गई थी एक मछुआरन, मछली पालन वाली एक औरत, भील औरत कह सकते हो, जिसको बोल सकते हैं कि जंगलों में रहने वाली एक भील जाति की औरत थी। वो उसको पसंद आ गई थी, उसने उससे लव मैरिज करवाई। भीष्म पितामह ने कसम खा ली, उसने बोला कि तू लव मैरिज तो कर लेगा, लेकिन मेरी और तेरी तो कास्ट अलग है, और ये भीष्म पितामह ये तुम्हारे राजाओं के खानदान से है और हम तो राजाओं के खानदान से नहीं है। तो मेरी औलाद को अगर ये गद्दी से उतार के कहेगा कि मेरा खानदान राजाओं का, मैं लूंगा गद्दी, तो फिर मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। ये उस लड़की के फादर ने बोला।
तो भीष्म पितामह ने बोला कि अगर इसी बात के लिए आप इससे शादी नहीं कर रहे हो, मेरे पिता की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, तो मैं कसम खाता हूं मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो यानी कि वो लव मैरिज थी ना। सोचो, राजा एक मतलब जंगली प्रजाति के एक लड़की से शादी करता है और उससे धृतराष्ट्र पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों हाइब्रिड थे। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी लेकिन बहुत शक्तिशाली था। पांडु को पांडु रोग था, वो वीक था, लेकिन उनसे आगे फिर आगे बच्चे पैदा हुए, वो ठीक थे, उनसे आगे वाली जनरेशन ठीक थी। तो ये गलतियां होती हैं कई बार, तो इसलिए लव मैरिज में ऐसा खतरा होता है। बट ऐसा नहीं कि लव मैरिज होती नहीं है। तो वहां लव मैरिज के बाद में सारे हाइब्रिड पैदा हुए हैं। अब हम लोग एग्जांपल दे देते हैं कि जो सबसे बड़ा कर्ण था पांडवों में बेटा, वो कहते हैं कि किसी ने सूत पुत्र ने पाला था, तो कहते हैं सूत पुत्र को वहां पर धनुर्विद्या दिखाने का मौका नहीं दिया क्योंकि वो सूत पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट था इसलिए उसको धनुर्विद्या दिखाने का वहां मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं था। अरे वो लोग खुद भी तो एक हाइब्रिड ही थे ना, सारे के सारे ही, सारे राजा। वहां पर राजाओं की लड़ाई चल रही थी, राजा अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कर्ण ने कहा मैं प्रदर्शन करूंगा, तो कर्ण को बोले कि भाई तू राजा नहीं है, तू नहीं ऐसा कर सकता क्योंकि ये सिर्फ राजा के पुत्रों के लिए ही है। तब दुर्योधन ने बोला था कि अंग देश, अंग नाम का एक देश था, अंग देश का राजा बनाया था कर्ण को, और फिर बोला था कि कर्ण को मैं अंग देश का राजा नियुक्त करता हूं और मैं अब ये राजा है और ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ये वाला प्रसंग कोई बताता नहीं है महाभारत के अंदर, लेकिन वहां सारे लव मैरिज ही थे, सारे हाइब्रिड बच्चे थे, सब के सब ऐसे ही थे। रावण जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, उसकी माँ तो राक्षसी थी, रावण की माँ राक्षसी थी, वो भी लव मैरिज थी। कमाल देखिए, यानी आपको इतने सारे एग्जांपल मिलते हैं। कब लव मैरिज किया करते थे लोग, तो अब भी ऐसा हो सकता है। बट बेटा लव मैरिज का एक साइड इफेक्ट होता है सबसे बड़ा। सबसे पहली बात, आप समझदार होने चाहिए, तब लव करने का हक है, बचपन में नहीं। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं आज आपको कि आप लव मैरिजेस कीजिए, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि अभी आपकी वो उम्र ही नहीं है। जब आप समझदार हो जाएं, समझदार होने का मतलब होता है जब आप 25 क्रॉस कर लें, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि लव मैरिज करनी चाहिए कि नहीं। उससे पहले तो बेवकूफी होती है, क्योंकि आप में उतनी अकल ही नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, मैच्योरिटी बाद में आती है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे हर साल ये लगेगा अरे अब मैं समझदार हो गया, अब मैं समझदार हो गया, लेकिन कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। मुझे आज तक ये लगता है कि मैं पिछले साल समझदार नहीं था, लेकिन अब, यानी बचपना करना बेवकूफी है। लव मैरिज के कोई खिलाफ नहीं होता। अगर आप समझदार हो, पैसे कमाने लग गए, 4 पैसे कमा सकते हो, तब उसके बाद में आपको कोई लड़की पसंद है, उसका बिहेव पसंद है समझदारी के साथ, ठीक है, नादानी के साथ नहीं, तो लव मैरिज भी वैलिड है, बुरी नहीं है, क्योंकि पहले भी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम हमारे समाज ने कुछ कुरीतियों को अपना लिया है, इसलिए लव मैरिज को लोग गलत मानते हैं। तो उनको भी मनाइए, मैं ये नहीं कह रहा, अपने माँ बाप को मनाइए उसके लिए। जब आप समझदार हो जाएंगे वो मान जाएंगे, 4 पैसे कमाने लगेंगे, आप कामयाब होगे, आप मान जाएंगे वो लोग। कभी सुना है हीरो हीरोइनें शादी करते हैं, नेताओं के लड़के लव मैरिजेस करते हैं, ठीक है, कभी बाहर भी बात नहीं आती किसने लव मैरिज करी है। यूपी के अंदर देख लो, जो क्या नाम है उसका, वो यादव फैमिली, उसने भी लव मैरिज करी है। हमारे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला है, चौटाला का, उसने भी लव मैरिज करी है। मतलब मैरिजेस होती हैं, लेकिन वो लोग तो बात भी नहीं करते हैं, वो लोग समझदार हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग कभी नहीं। हम जो छोटे लोग होते हैं ना, जिनके पास, हमारे जैसों के पास में पैसा कम है, तो यहाँ पूरे मोहल्ले में हो जाता है और फलाने का लड़का भाग गया फलानी की लड़की को लेके, वो चीज जो है ना वो नेगेटिव जाती है। भागना नहीं है, दैट इज द बैड थिंग। कोशिश कीजिए माँ बाप भी माने, लेकिन उससे पहले आप पैसा कमाने पर ध्यान देंगे तो लव मैरिज का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। और लव के बाद में अरेंज मैरिजेस भी 100% कामयाब होती हैं, ऐसा नहीं कि वो कामयाब नहीं है, 100%। जबकि लव मैरिजेस कम कामयाब होती हैं। पता है इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि कम कामयाब है। क्यों? क्योंकि बाद में लड़ाइयां होती हैं, नादानी में लव मैरिज हो जाती है और बाद में जब लड़ाई होती है, असली बात पता लगती है, तो फिर तलाक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अरेंज मैरिज, जो बच्चे माँ बाप की बात मान लेते हैं, वो अगर उनका कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो वो बाद में भी माँ बाप की बात मान लेते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे करके कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन लव मैरिज वाले कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं होते। इसलिए भी, यानी कि ये भी तो नादानी है ना, तो नादानी नहीं करनी है, वरना लव मैरिज पहले भी होती थी, आज भी होती है, कास्ट सिस्टम वहां भी नहीं था, यहां भी नहीं है। समझाने का मतलब ये है, और ये प्योर साइंटिफिक है। तो यहाँ पर आपको जीन का पेडिग्री एनालिसिस करके, किसी के जीन का, आप अगर किसी लड़की को सिलेक्ट कर रहे हो तो ये तो प्योर साइंटिफिक होगा, वहां लव वाली तो चीज ही नहीं चलेगी। तो इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा पेडिग्री एनालिसिस, हमारा खानदान चल रहा है ऐसे करके, और इस खानदान में अगर ये वाले माँ बाप इनका आपस में कास्टिज्म के हिसाब से जो कास्ट सिस्टम इन्होंने कर रखा है, जो पेडिग्री एनालिसिस कर रखा, उसमें अगर शादी करते हैं तो आपके बच्चों के ठीक ठाक हेल्दी होने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज वाई वो चाहते हैं कि उसमें करो आप।
और अगर आप कहीं बाहर की किसी लड़की को पसंद कर रहे हो या लड़के को पसंद कर रहे हो तो वहां पर उनका पेडिग्री एनालिसिस तो होता नहीं है, तो उसमें जीन के आगे नेक्स्ट जनरेशन के आने के खतरे बढ़ जाते हैं। हाइब्रिड जो बच्चे पैदा होंगे वो खतर मतलब उनमें जीन होंगे बीमारी वाले, और वो बीमारी वाले जीन आपको दुखी करेंगे। आपका बच्चा होगा ना वो, तो वो आपको ही दुखी करेंगे, इसलिए आप बाद में दुखी हो रहे हो। ठीक है, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा मान जाओ, ये 4 दिन की चांदनी है, बाद में सब नॉर्मल होता है। सब भी देखना, मैक्सिमम मैरिज के बाद 2 साल तक जो हस्बैंड वाइफ हैं खुश रहते हैं, उसके बाद में फिर उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। 2 साल तक, 2 साल तक हार्मोनल डिफेक्ट चलते हैं, 2 साल तक हार्मोनल प्रॉब्लम्स चलती हैं, और उस वजह से इंसान को खुशी रहती है। उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मल होने के बाद में फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर इंसान को पहचानने लग जाते हैं, छोटी मोटी बातों पर झगड़े होते हैं, और लव मैरिज वाले उस बात को बड़ा ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इसके साथ रहूं ना, इसकी शक्ल ही ना देखूं। अरेंज मैरिज वाले माँ बाप की बात मान लेते हैं, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और देखो, कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है मैरिज लाइफ को चलाने के लिए। रीजन, एक घर में 2 बहन भाई, उनकी आपस में नहीं बनती, वो लड़ते हैं एक दूसरे से, जबकि वो एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, उनका माहौल भी सेम रहा है, फिर भी आपस में बहन भाई की नहीं बनती। तो वो लड़की या वो लड़का जो आपके घर में नहीं है, उससे आपके सारे विचार कैसे मिल जाएंगे? जबकि एक ही माँ बाप के पास रहने और पैदा होने के बाद भी आपके अपनी बहन से विचार नहीं मिलते हैं, तो उस लड़की या लड़के से कैसे विचार मिल सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हमें ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जिससे हमारे विचार मिलते हो। कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, सारे विचार नहीं मिलते। और ये वजह होती है कि लव मैरिजेस में भी कंप्रोमाइज करने चाहिए, करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे अगर मैरिज को कामयाब करना है तो। वरना चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, भाई प्रॉब्लम्स तो दोनों में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरी पसंद का लड़का होता तो शायद मेरे कोई प्रॉब्लम ना आती। ऐसा कुछ नहीं है, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। समझ गए? तो ये भी एक जेनेटिक्स का ही मोड है कि भाई। हाँ बेटा। सर मैं ना अगर गलती से शादी कर दो तो मैं सबसे पहले उसका करूंगा ना, गलती से अगर, तो उसका वो मांगूंगा, उसको क्या कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट। पेडिग्री एनालिसिस, उसकी मेडिकल रिपोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला। पेडिग्री एनालिसिस, उसके पूरे खानदान की रिपोर्ट होनी चाहिए, किसमें क्या बीमारी थी, कब थी, हाँ सर, उसकी 17 पुश्तों की रिपोर्ट मांगूंगा सर, एक ही बार में 17 पुश्तों की। 17 तो नहीं, 3-4 की मिल जाएगी, 17 की नहीं मिलती होती। सर मतलब पहले उसके घर वालों को सबको एनालाइज करना है, मतलब 1-2 महीना पहले उसको है ना। आपने एक चीज सुनी होगी, पढ़ा दो। पढ़ाता हूं बेटा। आपने एक चीज सुनी होगी जिसको बोलते हैं खानदानी लोग होते हैं कुछ। खानदानी लोगों का मतलब क्या होता है कि उनके खानदान में सब कुछ ठीक ठाक चला रहा है, उनको बोलते हैं खानदानी लोग। ठीक है, वो किसी चीज को पकड़ते हैं तो उसको पूरा यूज करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, उनको खानदानी लोग बोला जाता है। तो ये जो खानदानी लोग का मतलब है कि उनका पेडिग्री एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग ढूंढना, यही तो हमारे पेरेंट्स करते हैं। वो ये तो करते हैं जब हमारे लिए लड़की या लड़का ढूंढते हैं, वो पूरा खानदान की डिटेलिंग लेते हैं। लेकिन आजकल पेरेंट्स इतने समझदार नहीं रहे हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, वो लोग क्या देखते हैं, लड़का नौकरी लगा हुआ कमा रहा है तो उनको लगता है लड़की सेट रहेगी, या लड़की को ढूंढने जाते हैं, लड़की सुंदर है देखने में, ठीक है, और इनके माँ बाप कितना पैसा देंगे, अगर पैसा उनके पास ज्यादा, हाँ इसी से कर दो, फिर सुंदर भी नहीं देखते लड़की को। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंसीज आ गई हैं, पेरेंट्स में भी आ गई हैं, तो हर जगह प्रॉब्लम्स तो हैं। हम अगर समझदार हैं, समझदारी से स्टेप उठाते हैं, तो हम सबको कन्विंस करके, पेरेंट्स को भी कन्विंस करके, और 4 पैसे अगर आप कमा रहे हो, आज अगर आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, सपोज दैट, तो आपके पेरेंट आपको ये बोल देंगे कि आप शादी नहीं कर सकते? कोई नहीं बोलेगा। वो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, लेकिन उतने एबल तो बनिए। अब आपको काम तो कुछ है नहीं, क्या ना मैंने शादी करनी है, आपने शादी भी कर ली, कमाई को कुछ है नहीं, तो वो लड़की आपसे तो रोटी मांगेगी, डेफिनेट है। आप काम कुछ करते नहीं हो, वो लड़की भी बेचारी नादान थी, वो भी काम नहीं कर रही, तो पेरेंट्स कब तक खिलाएंगे? लास्ट में वो लड़की उससे लड़ेगी, फिर तलाक हो जाएगा। यानी इसलिए पेरेंट रोकते हैं कि बेटा कामयाब होने से पहले ये चीजें मत सोचिए, कामयाब होने के बाद ये चीजें सोचिए। दैट इज व्हाई पेडिग्री एनालिसिस को ध्यान रखिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए और कमाई पर ध्यान दीजिए, उसके बाद शादी तो हो ही जाएगी। फिर भी ड्यूरिंग दैट टाइम कभी ऐसा होता, माहौल की वजह से कोई लड़की पसंद आ जाती है, तब भी अपनी कामयाबी पर जरूर ध्यान दीजिए। कामयाब हो गए तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, और अगर ना कामयाब रह गए तो फिर पसंद करने से क्या है। मैं भी बोल दूं मेरे को ऐश्वर्या राय पसंद है, शादी कौन करवाएगा उससे मेरी? वो देखेगी भी नहीं उसकी तो वैसे हो चुकी है ना तो इसलिए समझदारी ही सब कुछ है, सीधी सी बात है ना। चलो अभी पीरियोडिक टेबल बताते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा सेक्शन है, डोंट वरी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की क्लासिफिकेशन मैंने बता दी, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। डोबरनियर लॉ एक है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। न्यूलैंड लॉ है, डोबरनियर लॉ है। ये शुरू में इसको बनाने से पहले कहते, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आएगी, ठीक है।
उसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर हैविंग जेड लेस देन 100, इसका नोमेनक्लेचर है 100 से ज्यादा वाला, सॉरी। फाइंडिंग द ग्रुप ब्लॉक और एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं, पीरियोडिक ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये लास्ट वाला टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, ये पांचवा टॉपिक जो है ये ऐसे ही हो जाएगा, ये आपको ऑलरेडी आता होगा। इंट्रोडक्शन देखिए, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट, एलिमेंट क्यों क्लासिफाई करते हैं भाई, बहुत आसान सी चीज है, पढ़ के नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा बता रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। किस लिए क्लासिफाई होती है पता है सबको, ताकि हम इनको Yes, याद sir. कर सकें, इनकी प्रॉपर्टियां पता लगे। मैं आपको कहूं मेरे को मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, तो आप क्या सारी मेटल को दोबारा से ढूंढोगे, आपको पता है लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता है, क्या होता है, ऑब्वियस पता है, बात खत्म, आप ढूंढ लोगे, है ना। तो हमें प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए ये चाहिए था। तो इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल, व्हाई पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफिकेशन बाय द नेम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब, पीरियोडिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई चीज दोबारा रिपीट हो रही है, समझ गए, पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही है। जैसे हम पहले जाते हैं हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद में नियोन, नियोन के बाद फिर से सोडियम आता है, लिथियम के नीचे आ गया सोडियम, समझ गए मेरी बात। तो यानी ये देखो, ये जो सोडियम है, ठीक है, इस पे अभी भी लिखा ही नहीं जा रहा है ना, इसको इरेज करता हूं और फिर से कॉपी पेस्ट करता हूं। देखो जो ये जो यहां पर जो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, हो जाए अभी पेस्ट, आ गई, ठीक है। तो देखिए यहां जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फिर से हैंग हो गया क्या, सर आप ये स्लाइड में ऐड कर लो ना, उससे हैंग ही नहीं होगा। किसमें बेटा, स्लाइड बना लो ना सर, इसकी स्लाइड। अरे रुक जाओ बेटा, हाँ स्लाइड के अंदर ही डाल रहा हूं मैं इसको, एक मिनट, अभी ठीक है, अभी आ गया है मुझे लग रहा है, ठीक है, दिखाई दे रही है अभी सबको, यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो इसी के अंदर, अब मैं आपको चीज बताता हूं, इसी के अंदर ठीक है लिखा जा रहा है अब। तो देखिए इसी के अंदर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो पीरियोडिक का मतलब देखो, लिथियम आ गया, लिथियम का बेरिलियम, बोरोन, नियोन आ गया, नियोन के बाद सोडियम आ रहा, मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी मिलती है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। क्लियर है, ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया। तो पीरियोडिक क्यों बोलते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट अब आगे देखते हैं बेटा, तो ये पीरियोडिक इसलिए, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और डेवलपमेंट कैसे हुई थी, सबसे पहले डोबरनियर ट्राइड आया था, ट्राइड का मतलब तीन तीन एलिमेंट को उसने सेट किया था 1829 में, तीन तीन एलिमेंट, तीन का पेयर बनाया था, ठीक है, तो उसको ट्राइड बोलते हैं। तो देखिए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स पोजेसिंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने किया था, ठीक है, और तीन तीन एलिमेंट का वो लिया था इसने, ठीक है। अब उसके अंदर एग्जांपल्स देखिए कौन कौन से हैं तीन तीन एलिमेंट के, इसने लिया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये एग्जांपल आपको याद करना है डोबरनियर ट्राइड के, क्लियर है ना। और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ड्रॉबैक ऑफ डोबरनियर, एप्लीकेबल टू ओनली फ्यू एलिमेंट्स, सिर्फ कुछ पर ही एप्लीकेबल था, तीन तीन का ही ट्रेड बनाया था। क्लियर है भाई, सबसे पहले इसने ट्राई किया था, उसके बाद में आता है न्यूलैंड लॉ। रचना बेटा बोलिए। जो ट्राइड्स बनाए थे सर, कौन सी प्रॉपर्टी को देख के मतलब ट्राइड्स बनाए थे? जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी बेटा, सिमिलर मतलब उसको सेम सेम लगे, तीनों एलिमेंट उठा लिए। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो लिथियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम भी बनाता है, पोटेशियम भी बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो लिथियम भी ऑक्सीजन से कर लेता है, ऑक्साइड बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं, दोनों तीनों, ठीक है। तो इस तरह से इसने ये चेक किया। क्लियर है, ठीक है। फिर हाँ बेटा, सर इसका एक एवरेज वाला भी जो था, जो आखिरी के दो हैं उनका सम, हाँ वैसा करके भी कुछ आया था इससे, कि आखिरी के दो का इनका सम करके बीच वाला एलिमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे ये 35 है, ये 127 है, इसको टोटल को जोड़ोगे 160 बन गया, 160 का आधा करोगे 80 बनेगा, बीच वाला जो है वो 80 बनेगा, ऐसा उसने ट्रिक लगाई थी, ठीक है, और उस हिसाब से उसने ढूंढे थे। क्लियर है, सर आप 10th का रिवाइज करा रहे हो अभी? क्या बेटा, आप 10th का रिवाइज करा रहे हो अभी? क्या रिवाइज करवा रहा हूँ, सॉरी सर 10th का बोल रहे हैं, जो ये 10th में भी था ना सर। अरे 10th में होगा बेशक, नहीं नहीं ये आपके सिलेबस में है, रिवाइज नहीं है, दिस इज नॉट रिवीजन, ये सिलेबस में है भाई, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। जितना जो भी सिलेबस में होगा वो आपको करवाया जाएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने ऑक्टेव का ला दिया,
8 होते हैं, ठीक है, गिवन बाय जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इसने दिया था, इसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास को लिया, जो कि सही ऑर्डर नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, याद रख लेना, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये लोग मास के पीछे पड़े हुए थे सारे के सारे, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी, इसका मेन क्या था, एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट के साथ सिमिलर है। यहां देखो भाई 2 और 6, 8 हो गए। तो अब 8 के बाद, पहले ये वाला पीरियड नहीं था, ये वाली गैसेस थी नहीं, तो सीधा 8वां एलिमेंट होता सोडियम। तो लिथियम के बाद सोडियम की प्रॉपर्टी सेम मिल रही है, सोडियम के बाद में पोटेशियम की मिल रही है, लेकिन पोटेशियम के बाद में रुबिडियम 8वां नहीं है, ये 32वां है। यस गाइस, क्लियर है बेटा, समझ में आया ये? जल्दी भी चलती था सर एक बार फिर बता दो सर ये वाला। बताता हूं, देखिए, देखो लिथियम से शुरू करें, ये वाला तो था ही नहीं, तो 7वां एलिमेंट हो गया फ्लोरीन, 8वां आएगा सोडियम, क्योंकि ये बाद में इनर्ट गैसेस बाद में ढूंढी गई थी, ठीक है। तो 8वां आ गया सोडियम, तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिल रही है हर 8वें एलिमेंट की, लिथियम के बाद पोटेशियम की भी मिल रही थी, तो ये भी 8वां एलिमेंट है, लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल नहीं था, इसके बाद वालों पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। यस, क्लियर है? यस हर सर, 8वां एलिमेंट, सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सेम मिल रही थी आपस में, इसीलिए फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम मिल रही थी, सेम एज इट इज। आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम कह सकते हैं, ये आपस में इनकी इसने ठीक ठाक ढूंढ दिया था इसको, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes. सर एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो ना, फर्स्ट वाली, सबसे फर्स्ट। यस सर, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। ये है बेटा फर्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड, तो छोड़ दो, इंट्रोडक्शन है डायरेक्ट। ओके सर, कर लो आगे। यस सर, ठीक है, ओके, ठीक है, इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेना, इसको हम ऐड करेंगे। हाँ, इसमें कोई बच्चा बोल रहा था कि हमें वो चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। तो देखो यस सर, यस सर, मेटलॉइड के लिए मैं मार्क लगा रहा हूँ, ग्रीन पेन से मार्क लगा रहा हूँ, वो सारे मेटलॉइड है। ये वाली पीडीएफ शेयर कर दोगे ना? हाँ, पीडीएफ शेयर होगी बेटा, डेफिनेटली होगी, नो वरी। ये सारे मेटलॉइड हैं, ठीक है, नीचे वालों को काउंट नहीं कर रहा, बाकी सारे मेटलॉइड हैं। 7 मेटलॉइड है टोटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ठीक है। तो ये सब मेटलॉइड है भाई। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, एक जगह जैसे बना लें, क्या बेटा? ये टेबल जैसे एक जगह बनानी पड़ेगी, एक जगह रख लो इसको, इस तरह की बनाओ मत, इसी का स्क्रीनशॉट खींच लो, इसी में कुछ ऐड वैड करते रहना, ठीक है। या फिर आपकी बुक में, जिस भी बुक में पीरियोडिक टेबल बनी है, इसका स्क्रीनशॉट से जो भी इसमें एडिट है वो लिख लो, उसमें मार्क कर लो। यस सर, ये अच्छा है, वो बेस्ट एवर बन जाएगी, है ना? यस सर, ठीक है, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ न्यूमैन ऑक्टेव, देखो भाई, ड्रॉबैक ये भी सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ओनली अप टू कैल्शियम वाज पॉसिबल, ओनली अप टू कैल्शियम वाज पॉसिबल आउट ऑफ द 56 एलिमेंट नोन एट द टाइम। 56 एलिमेंट उस टाइम पर पता थे, 56, और उसमें से सिर्फ ये कैल्शियम तक 20 तक ही पॉसिबल था। क्लियर है बेटा सबको? इसके बाद में आया भाई सबसे महान आदमी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये मेंडल नहीं है, मेंडल ने जेनेटिक्स के ला दिए थे, जिसकी हम अभी अभी बात कर रहे थे। दिस इज मेंडलीव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस महान आदमी ने सबसे पहले 56 के 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। यस, क्लियर है? यस तो देखिए इसने कैसे कैसे अरेंज किया था, ठीक है। गिवन बाय डिमित्री मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट था, अरेंज 63 थे, 56 भी नहीं थे, 63 नोन एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कह सकते हैं, इन ए ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म वही होती है टेबल वाली फॉर्म में, इसने अरेंज किया था सबको टेबल में। इसने क्या किया था बताता हूँ। इसने ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, सभी एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के देखी। तो कोई किस तरह का कंपाउंड बना रहा था, जैसे ऑक्सीजन 2 जुड़ रही है, NO2, ऑक्सीजन 1 जुड़ रही है, MgO, अकेली ऑक्सीजन जुड़ेगी ना, उसकी वैलेंसी 2 होती है, किसी की वैलेंसी 3 है, किसी की 4 है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग जुड़ रही थी, उनका फॉर्मूला अलग अलग आ रहा था। तो इस बंदे ने सबसे पहले उसको नोट किया, टेबल बनाया, सबकी प्रॉपर्टीज लिखी, फिर जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले छोटे छोटे कार्डबोर्ड बनाए थे, छोटे छोटे चौरस बॉक्स, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सारे बॉक्सेस को एक जगह पे रखा, फिर उनको एक लाइन में लगाया, फिर उनके एटॉमिक मासेस को देखा, फिर एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। बट उसके बावजूद कुछ जगह पर इसने ऐसा भी किया जहां एटॉमिक मास जो थे वो इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग हो रहा था, बट फिर भी इसने प्रॉपर्टी को पहले प्रेफरेंस दी, सिर्फ एटॉमिक मास नहीं, प्रॉपर्टी को पहले प्रेफरेंस दी। इसलिए इसकी पीरियोडिक टेबल काफी कामयाब थी। इसने कुछ प्रिडिक्शन भी करी भी, कुछ एलिमेंट और भी पक्के तौर पर मिलेंगे, और वो एलिमेंट बाद में मिल भी गए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से जाना जाता है। क्लियर है भाई?
एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल रो। सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को सेम वर्टिकल कॉलम में इसने रखा था, ये इसके मतलब मेन पॉइंट्स हैं। इट हैज 8 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे जिनको पीरियड बोलते हैं। आज भी 7 हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है उनको पीरियड्स ही बोला जाता है, आज भी 7 ही हैं, 7 से ज्यादा नहीं है। बट वर्टिकल कॉलम अब कितने हो गए हैं? वर्टिकल 18 हो चुके हैं, पहले उस टाइम 8 ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ये जो एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास है। ये सही नहीं है वैसे, बट मेंडलीव ने ये बोला था कि मास का फंक्शन होते हैं वो। ठीक है, बट हम आज जानते हैं कि वो मास का फंक्शन नहीं है, वो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। आगे देखिए भाई, व्हाट स्पेशल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये वो स्पेशल चीजें हैं पीरियोडिक प्रेडिक्टेड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट इन द एंड देयर प्रॉपर्टी। इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का प्रिडिक्शन कर दिया था, भविष्यवाणी, और उनकी प्रॉपर्टी भी। जैसे एक का एल्यूमिनियम, उस टाइम पे ये उस टाइम उसने नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम, अभी उसका नाम है गैलियम। एक का सिलिकॉन, अभी उसका नाम है जर्मेनियम। ये सिलिकॉन से पहले और सिलिकॉन के बाद और सिलिकॉन के नीचे आता है और एल्यूमिनियम के नीचे आता है। ये चीज दिखाऊं, यहां देखिए, सिलिकॉन एल्यूमिनियम के नीचे आता है, गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे ये रहा, दिख रहा है ना सबको, और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ रहा है, ये रहा। तो इसने एक का मतलब बाद में, तो एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम और सिलिकॉन के बाद आएगा जर्मेनियम। ये इसने प्रेडिक्ट कर दिया था। यस, क्लियर है सबको? यस He adjusted the atomic weight element assuming that they are not measured actually। अब इसने क्या किया, एटॉमिक मास को तो उसने प्रेफरेंस दी थी, बट उसके बावजूद जो एलिमेंट एटॉमिक मास के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे ना, इसने कहा कि इनका मास सही तरीके से किसी को पता ही नहीं है। इसने प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दी कि प्रॉपर्टी है तो पक्के तौर पर इसके मास में गड़बड़ होनी चाहिए। यस, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? यस सर। तो यहां देखिए, एटॉमिक मासेस ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड कंसीडरिंग वैलेंसी 2। इसने वैलेंसी को ट्रू को करेक्ट किया और उसके बाद में 2 × 4.5 करके इसने 9 मास को करेक्ट भी कर दिया था। बेरिलियम का मास 9 होता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव में ड्रॉबैक क्या था? पहली बात, हाइड्रोजन को वो फिक्स पोजीशन नहीं दे सका। हाइड्रोजन की तो आज भी कोई पोजीशन नहीं है, बता देता हूं, ये आज भी प्रॉब्लम है। There was no regular trend in increasing order of atomic mass while सर इसे आप प्रूव करना की पोजीशन को। क्या बेटा? आप प्रूव करना सर, आप फिक्स करना इसकी पोजीशन को। पोजीशन, हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं हम इसकी भी। प्रॉपर्टीज के हिसाब Yes, से। sir. मैं अपना व्यू भी आपको दूंगा कि इसको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। सर हाँ जैसे बेटा। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो होता है ना, वो चिप, जैसे सारे एलिमेंट्स में देखे जाए तो टेबल में वो चिपके हुए हैं, और हाइड्रोजन ना थोड़ा ऊपर है। इसकी वजह यही है, जब हम हाइड्रोजन वाला लेसन करेंगे तब मैं इसको बताऊंगा हाइड्रोजन ऊपर क्यों है, अबव क्यों है। क्योंकि हाइड्रोजन ना तो मेटल है, ना नॉन मेटल है, ठीक है, ना मेटलॉइड है, ये दुनिया से अलग है। ठीक है, पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखो तो एल्कली मेटल होना चाहिए, लेकिन एल्कली मेटल ये नहीं है, तो इसलिए एल्कली मेटल के ऊपर रखा जाता है और वो कट है, हाइड्रोजन कट है। मेरे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक कट नहीं है, ये एक्चुअल में यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे, इसका बॉक्स ऐसे होता है, कट होता है, नीचे वाले से मैच नहीं करता, ऐसा होता है इसका बॉक्स। समझ में आया भाई सबको? इसकी वजह क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से नहीं मिलती, एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी नहीं मिलती। ठीक है, ना नॉन मेटल से मिलती है, तो इसे रखें कहाँ, इसलिए इसकी पोजीशन थोड़ा अनसेटिस्फैक्टरी सी है, लेकिन एटलीस्ट इसके कुछ रीजनिंग्स हैं जिसमें इसको सेटिस्फैक्टरी पोजीशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, वो रीजनिंग हम हाइड्रोजन वाले लेसन में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का लेसन आएगा, लेसन नंबर 8 या 9 है। ठीक है, 9th लेसन है। देयर वाज नो रेगुलर, तो देखो रेगुलर ट्रेंड नहीं था एटॉमिक मास का, क्योंकि एटॉमिक मास तो सही चीज है ही नहीं, है ना, बट इसने तो एटॉमिक मास को लिया था मेंडलीव ने। तीसरा, आइसोटोप्स के लिए उसके पास जगह ही नहीं थी, फाउंड लेटर, फेल्ड टू कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ये 3 ड्रॉबैक्स हैं तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद मोजली मॉडिफाई किया था, मोजली ने मॉडिफाई किया भाई 1913 में। ठीक है, मोजली पीरियोडिक टेबल मॉडिफिकेशन। इसने बोला बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस। इसने अलग अलग, ये इसका एक्सपेरिमेंट था, इलेक्ट्रॉन इसने बम्बार्ड किए मेटल के सरफेस पर, और उसके बाद में एक प्लॉट बनाया। प्लॉट क्या बनाया? अंडर रूट फ्रीक्वेंसी का, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, और इसने देखा वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये समझ में आया भाई? यस। तो यहां पर मान लीजिए एटॉमिक नंबर है
और यहाँ पर है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी उसने डाली थी उसके हिसाब से, और इसने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन में एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, और इसने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन आता है, और इसके बाद में इसने बोला कि अगर हम एटॉमिक मास को ना मान के एटॉमिक नंबर को मानते हैं, एटॉमिक नंबर को, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है और वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर सी जो है न्यू इक्वल ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो इसने बोला कि अगर इसको फॉलो करते हो, ठीक है, जस्ट एक ग्राफ आपके सामने जैसा ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, तो इसने आइडिया दिया था। उसके बाद आइडिया इसका तो इसी की होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, बट इसको नाम नहीं दिया गया। फिर उसके बाद सभी साइंटिस्टों ने मिलजुल के आपस में फैसला कर लिया, और उसके बाद में उस पीरियोडिक टेबल को नाम मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जबकि वो मोजली को ही फॉलो करती है, तो उसका नाम मोजली पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, बट उसका नाम बदल दिया साइंटिस्टों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या कहता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मास। ये पता है ना सबको, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है पीरियोडिक टेबल। इट इज द कंसीक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स। ये बकवास पॉइंट है, याद करने की जरूरत नहीं। पीरियोडिसिटी क्या होती है भाई, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट, रेगुलर इंटरवल के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। क्लियर है? यस सर। पीरियोडिक लॉ ऑफ द कंसीक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये भी बकवास चीज है। सिर्फ पीरियोडिसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। मॉडर्न, हाँ बेटा बोलो। सर आपके नोट्स में लिखा हुआ था कि मोज़ले पीरियोडिक टेबल 1913 में मतलब फंक्शन में आई थी। सर पर एनसीईआरटी में जो हमने 10th में पढ़ा था उसमें 1914 लिख रखा था। इसमें 13 लिखा हुआ है। तो सही कौन सा सर, जैसे कोई पूछ लेता है गलती एनसीईआरटी सही है। अगर 14 आपको याद है, और अगर देखो डेट्स तारीखें मैं याद नहीं रखा करता, साइंस में उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपने एनसीईआरटी में एग्जैक्टली 1914 पढ़ा है, 14 पढ़ा है, तो 14 इज राइट, 13 इज रॉन्ग। ठीक है? अगर आपने एनसीईआरटी को, कुछ लोग होते पूछ लेते हैं सर वो। हाँ बेशक पूछ सकते हैं, आ सकता है, अगर आप याद रख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसा कुछ भी कोई कंफ्यूजन आए तो एनसीईआरटी में अगर कोई चीज दी है तो वो प्रेफर्ड बुक है और वो सही है, याद रख लेना। ठीक है? इंटरनेट भी गलत है, एनसीईआरटी सही है, क्योंकि आंसर को एनसीईआरटी के हिसाब से ही चेक किया जाता है, ना कि इंटरनेट के हिसाब से। क्लियर है? तो एनसीईआरटी होगा बेटा डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है भाई, 7 पीरियड है, ग्रुप है 18, वर्टिकल कॉलम्स हैं, एलिमेंट विद द सेम वैलेंसी n, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल देखो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। पता है भाई ये क्या होता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में भर रहा है, p में भर रहा है, d में भर रहा है, s में। देखो ये दोनों s ब्लॉक हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s1 हाइड्रोजन का, बेरिलियम का क्या होता है 1s2, 2s में 1, ये सेकंड s में सारे भरे जा रहे हैं, फर्स्ट s में सारे भरे जा रहे हैं, तो ये s ब्लॉक। यस, क्लियर हो गया सबको? पहली दोनों लाइनें s ब्लॉक की हैं। यस बेटा, ठीक है। अभी देखो ज्यादातर स्टूडेंट जाने भी लगे हैं, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो भाग रहे हैं सारे के सारे, है ना, और उससे पहले बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था सबको। सर मैं हूं सर। सर एक बार फिर से बता दो सर, मतलब सर जो ग्रुप्स होते हैं वो n को फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को। हाँ बताता हूँ, देखो n पहली शेल, ये तो है फर्स्ट शेल, इसमें भरा जाएगा, ये सेकंड शेल में भरा जाएगा, ये थर्ड शेल में आएगा, ये फोर्थ में आएगा, ये फिफ्थ के अंदर आएगा। नहीं, ये सारे फोर्थ के हैं, ऐसे होते हैं भाई, उल्टा बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये फोर्थ शेल में आएंगे सारे, ये फिफ्थ में आएंगे, ये सिक्स्थ में, ये सेवंथ में। पीरियड होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये शेल नंबर है इनके। क्लियर है? जो पीरियड्स हैं वो n को फॉलो करते हैं, पीरियड्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर जो ग्रुप्स है वो उनके ऑर्बिटल को फॉलो करते हैं, वो पीएसजी ब्लॉक। ग्रुप किसको फॉलो करेंगे? ग्रुप के अंदर जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, वो उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में भरा जा रहा है, ऐसे में डी में, वो उसको फॉलो, हाँ वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है? ठीक है। अब आगे देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक की बात करते हैं। अभी एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आनी चाहिए। क्या होती है? NS, N मतलब शेल नंबर है, फर्स्ट एस है, सेकंड एस है, थर्ड एस है, और एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसको बोलेंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो एस ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सभी एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक में आती है। यस, क्लियर है सबको?
ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल, ये मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ रिटर्न में आ रहा है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इसमें NS2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ग्रुप 3 नहीं, 3 तो नहीं यहाँ पे। द लास्ट इलेक्ट्रॉन NS सबशेल में आएगा। आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने सबको जनरल लिख दिया। ऑल एलिमेंट आर मेटल, सारे के सारे मेटल हैं। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? सर इसमें एल्कलाइन अर्थ क्यों कहते, मतलब इन्हें जो नाम देने का कुछ रीजन है? बताया था मैंने, एल्कली मेटल मतलब बेस बनाती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल भी बेस बनाती हैं, सभी में बेस बनता है, सभी के सभी मेटल्स वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाएंगी। बट एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम, नीचे कौन सा आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, वो सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ की पहली लेयर में, इसलिए उनको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हीलियम को क्यों नहीं रखा भाई? हीलियम में भी तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और s में अगर 2 हैं तो हीलियम तो कहाँ होना चाहिए? s ब्लॉक में। सर लेकिन वो नोबल गैस भी तो है। सर इनर्ट गैस है ना। सुनिए सुनिए, इसीलिए मैंने पीरियोडिक टेबल लगा दी। ये रहा 1s में 2, भाई 1s में 2, यहां पर देखो बेरिलियम में 2s में 2, क्लियर है? मैग्नीशियम में 3s में 2, 4s में 2, 5s में 2, 6s में, 7s में 2। भाई जब सब में s में 2 आ रहा है तो इसमें भी 1s में 2 है, तो हीलियम यहाँ पर क्यों है? ये भी तो यही होनी चाहिए थी, 1s2, यहाँ होती हीलियम। यस, क्लियर है ये बात? क्लियर है। हाँ, sir. अब देखिए ऐसा क्यों नहीं है, फिर अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों नहीं है, तो वो आंसर अब वो नॉन मेटल है। Although helium has electron configuration 1s2, but it does not fall in s block as its properties. That is the main reason. As its properties are similar to the noble gases. ये किसी से रिएक्शन करती ही नहीं है, इसकी लास्ट शेल पूरी भरी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करती ना एक्सेप्ट करती है, नॉन मेटल। ये है मेन रीजन। मतलब कुल मिला के लास्ट में तो उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। इसको ऐसे लगा लो, कोई बंदा है, हाइट में अच्छा है, लुकिंग में अच्छा है, गुड लुक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो है एक नंबर का घटिया आदमी, पूरे नशे करता है, बहुत उल्टे काम करता है, दिल का अच्छा बिल्कुल नहीं है, सबके साथ बुरा करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी खराब है। भले ही वो गुड लुकिंग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पर ही इंसानियत डिपेंड करेगी ना। तो गुड लुकिंग है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आदमी उसको अपनी लड़की दे देगा, शादी कर देगा, नहीं, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है तो शादी कर सकता है। शायद बहुत अच्छा गुड लुकिंग ना भी हो, लेकिन प्रॉपर्टीज अच्छी हैं तो इट कैन बी पॉसिबल। समझ में आया बेटा? ये बिल्कुल वैसा ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट आता है भाई, देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक में, 6 हैं, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आएगा, एनपी के अंदर, एन शेल नंबर होगा, और ग्रुप 13 से 18 इंक्लूड सम मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। समझ में आ रहा भाई? तो यहां पर मैंने ये चीज बताई थी कि इस जिग-जैग लाइन के इस तरफ वाली, अब देखो ये हैं 6 ग्रुप, यहां से यहां तक, ये वाला जो डब्बा बना रहा हूं, इसमें नॉन मेटल्स आती हैं, मेटलॉइड्स आती हैं, और कुछ मेटल भी आती हैं। मेटल कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ये मेटल्स हैं। बोरोन नॉन मेटल है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हम मार्क लगा चुके हैं। ये क्या है जो टिक लगे हुए हैं, ये मेटलॉइड है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर, क्लियर है। और एक चीज बताता हूँ, ये नीचे वाले ये भी लगभग मेटल ही माने जाते हैं, बट ये रेडियो एक्टिव है तो ये कुछ नहीं माने जाते हैं, बस सीधी बात ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है। पीरियोडिक टेबल सामने ओपन रख के अपनी बुक में, तब ये सर आज बस यहीं तक करा दीजिए। हाँ बेटा यहीं करवा रहा हूँ, रुक जाओ। और पीरियोडिक टेबल ओपन रख के इसके सामने जब आप इसको पढ़ोगे तभी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। अगर आप पीरियोडिक टेबल को सामने नहीं रखोगे, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे पता है ऑलरेडी क्या है, लेकिन आप एक बार जरूर करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सभी को? यस यस सर, यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट करा दीजिए। ऑफ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, फिर कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा। ओके।